Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मलिहा रशीद। आज मैं आपको बताऊंगी ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर DSM-5 के मुताबिक इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई और इसका नाम फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स रख दिया गया। ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस डिजीज़ है जो कि हमारी हेल्थ, इमोशंस वगैरह पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इस पर इस तरह होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते, या जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं वो बाय पर्जिंग गले में उंगली वगैरह डालकर उसको बाहर निकाल देते हैं। और उसके अलावा जो नहीं खाते वो इस डर से नहीं खाते कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं, या फिर ये बहुत कम एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल डिजीज़ है। इसमें ये बिहेवियर के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। इसमें बॉडी वेट और शेप वगैरह चेंज हो जाती है। Bulimia nervosa is a serious, potentially life-threatening eating disorder in which person secretly binge and then purge. ऐसा इंसान जो बुलिमिया नर्वोसा का शिकार होता है वो ओवर ईटिंग करता है और इस टाइम में उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जब बाद में उसे इस चीज़ का एहसास होता है तो उसे खुद पर गिल्ट महसूस होता है। जब वो ओवर ईटिंग कर लेता है तो बाद में वो पुर्ज करने की कोशिश करता है, यानी वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है, इस डर से कि कहीं उसका वज़न ना बढ़ जाए। और वो जो ओवर ईटिंग करता है उस खाने को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है या किसी तरह से अपनी बॉडी से ज़ायल करने की कोशिश करता है। ओवर ईटिंग करने के बाद उन्हें खुद पर गिल्ट महसूस होता है और फिर वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे वो अपना वेट लूज़ कर सकें, यानी लेग्जेक्टिव्स का मिसयूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स और प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिससे वो खुद को वेट गेन करने से रोक सकें। इन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है और इंसोमिया की भी शिकायत हो जाती है। ये वो सिम्टम्स हैं और वार्निंग साइंस हैं जो बुलिमिया नर्वोसा को अलर्ट करते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक पर्सन रिलेटिवली बहुत लार्जर अमाउंट में खाना खा लेता है जो एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर खाता है। लाइक एवरी 2 आवर्स के बाद उसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के एपिसोड्स अकर होते हैं जिसके अंदर वो इतनी लार्ज अमाउंट में खाना खाता है कि जो नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, और वो अपने आप को अनएबल फील करता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो खाना जो है खाता रहता है। इस डिसऑर्डर के अंदर अगर ये डिसऑर्डर वीक में एक बार और 3 मंथ्स में बार बार अकर कर रहा है तो ये DSM-5 के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जो एक पर्सन है वो कंपनसेंट्री बिहेवियर शो नहीं करता, फॉर एग्जांपल पर्जिंग नहीं करता, उसका खाना जो है वो उसके अंदर ही रहता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो उसके बाद खाने के बाद बहुत गिल्ट महसूस करता है। और ये एपिसोड दिन में 5 या 6 बार अकर होते हैं। पाइका डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो नॉन फूड आइटम्स खाता है, लाइक क्ले, डर्ट, फ्लेकिंग पेंट, ग्लू, हेयर, एशेस एंड फिशेस वगैरह। जैसे कि हम लोग वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो कॉन्टीन्यूसली पेस्ट जो है उसको खाता जा रहा है। इस डिसऑर्डर में बच्चा जो है इसी तरह की चीज़ों को खाता है। इन चीज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि पेपर, सोप, क्लॉथ, हेयर स्ट्रिंग, वूल, सॉइल, चॉक, टेल्कम पाउडर वगैरह आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपनी नेल बाइटिंग भी कर रहा है। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो पाइका डिसऑर्डर में आती हैं। नेल बाइटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस डिसऑर्डर में आ सकती हैं, लाइक जो भी चीज़ें जिनकी कोई न्यूट्रिशन नहीं होती और उन्हें हम एज अ फूड कंसीडर नहीं करते वो सब पाइका डिसऑर्डर के अंदर लाई करती हैं। अब हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक बच्चा कभी पेस्ट, कभी अपने नेल बाइटिंग कर रहा है, कभी सोप खा रहा है और कभी दूसरी तरह की नॉन फूड आइटम्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की जो पेशेंट्स हैं वो अगर 1 मंथ के लिए इस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं परसिस्टेंटली तो हम लोग उनको DSM-5 के क्राइटेरिया के तहत इस डिसऑर्डर का शिकार कह सकते हैं। मोस्टली केसेस में
ये डिसऑर्डर 2 साल के बच्चों से अबव लोगों को होता है। अगर 2 साल से पहले बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर है तो हम लोग उनको पाइका डिसऑर्डर का शिकार नहीं कह सकते। वो बच्चों के अंदर एक नॉर्मल हैबिट की तरह होता है जिसे ख़त्म भी किया जा सकता है। और मोस्टली अगर आपको प्रेगनेंसी में जो है इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं तो भी हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है पाइका डिसऑर्डर में नहीं आता, बिकॉज वो क्रेविंग्स जस्ट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। रुमिनेशन डिसऑर्डर मींस रिगर्जिटेशन यानी चिगाली करना। रुमिनेशन डिसऑर्डर एक बहुत ही कम पाया जाने वाला बिहेवियरल मसला है। इसका शिकार इंसान खाने के 2 घंटे के बाद अपना वो खाना जो उसे हज़म नहीं होता वो अपने स्टमक से अपने माउथ की तरफ लाता है और उसकी रिगर्जिटेशन शुरू कर देता है, यानी उसको चबाना शुरू कर देता है और उसके बाद वो उसे खा लेता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। रुमिनेशन डिसऑर्डर में वो रिगर्जिटेशन के दौरान वो अपने खाने को रिच्यूट करता है, यानी अपने मुंह के अंदर लाता है, या फिर वो रिस्वैलोड करता है, यानी अपने मुंह के अंदर लाता है और उसे निगल लेता है, या फिर वो स्पिट आउट करता है, यानी वो अपने मुंह में खाने को लाता है और उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। स्ट्रेसफुल इवेंट्स, जब कोई इंसान को स्ट्रेसफुल या डिप्रेशन वाला फेस कर रहा होता है तो उस दौरान भी उसे रुमिनेशन डिसऑर्डर हो सकता है। जल्दी। इस डिसऑर्डर में जो सबसे मेन बात है वो ये है कि आखिर खाना हमारे स्टमक के ज़रिए हमारे माउथ में कैसे आता है। तो ये वो इस तरह होता है कि जब फूड स्टमक को एक्सपेंड करता है तो वहाँ पर एक अबडोमिनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एसोफिगल स्पिंचर रिलैक्स हो जाते हैं और फूड दोबारा से एसोफिगस से होता हुआ हमारे माउथ में आ जाता है। इसोफिगस हमारे गज़ा की नाली को कहते हैं और इसोफिगल स्पिंचर जो हमारे इसोफिगस और स्टमक के दरमियान के जोड़ यानी कनेक्शन को हम इसोफिगल स्पिंचर कहते हैं। Hello friends, today I will inform you about ARFID यानी Avoidant Restrictive Food Intake Disorder। बेसिकली ये एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा सिर्फ अपनी पसंदीदा फूड खाना पसंद करता है और दूसरी खाने वाली चीज़ों को रिजेक्ट करता है, डिसलाइक करता है। अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर की वजह से बच्चा फिजिकली और मेंटली तौर पर कमज़ोर ग्रोथ के साथ बढ़ता है। जिसकी वजह से बच्चे में विटामिन की कमी, जिस्म में थकान और पेट में दर्द रहता है और इसके अलावा बच्चे में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी भी पाई जाती है। और ARFID में अगर बच्चे को इसकी पसंद की खाने की चीज़ के अलावा अगर और कोई चीज़ खाने को दी जाए तो वो इसे स्मेल और शेप के लिहाज से रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि पहले ये चीज़ मैंने खाई जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया या मुझे पेट में दर्द हो गया, और या इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड बहाने बनाता है ताकि वो इस फूड को ना खाए। और अगर इसकी काजेज़ की बात की जाए तो ये इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल और बाज़ औक़ात जेनेटल होती हैं। अकॉर्डिंग टू DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैन्यू में अगर अफ्रेड के सिम्टम्स की बात की जाए जिसमें जो टाइम एज लिमिट है वो 10 साल है और इसकी कॉमन सिम्टम्स में फूड के जायके की नापसंदीदगी, खुशबू और ज़ाहिरी शक्ल के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार है। Anorexia nervosa, or simply referred to as anorexia, is an eating disorder characterized by an abnormally low body weight, an intense fear of gaining weight and a distorted perception of weight. नहायत कमज़ोर होने के बावजूद एनोरेक्सिया से के शिकार लोग अपने आप को ओवरवेट समझते हैं और उन्हें यही डर लगा रहता है कि वो कहीं मोटे ना हो जाएं।
इसी वेट को कंट्रोल करने के लिए दे माइट यूज़ एक्सट्रीम एफर्ट्स विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर हेल्थ एंड लाइव्स। वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न कम हो जाता है। खून की कमी, थकावट, चकरा कर बेहोश हो जाना और बालों का गिरना एनोरेक्सिया की सिम्टम्स में शामिल है। एनोरेक्सिया हैज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट ऑफ एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसीलिए इन साइंस एंड सिम्टम्स को अपने करीबी लोगों में स्पॉट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी मदद की जा सके